ओके, तो ये आपका थर्ड लेक्चर होगा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर का, जो हम अपने पॉलिटिक्स चैप्टर क्लास 12th की देख रहे हैं। इसके पहले की दो लेक्चर्स में ऑब्वियसली हम लोगों ने बात कर रखी थी और आपने देख भी रखा होगा कि साउथ एशिया में साथ ही साथ क्या चल रहा था, जो बाकी वर्ल्ड में तो हमने ऑलरेडी देख रखा था बाकी चैप्टर्स में। इसमें हमने देखा अभी इससे पहले कि क्या साउथ एशियन कंट्रीज में चल रहा था। ऑब्वियसली साउथ एशियन कंट्रीज, ये हम जिस साइड आते हैं एशिया में, साउथ के साइड में जो कंट्रीज आते हैं उन्हें साउथ एशियन कहते हैं। तो हमने देख लिया, इससे पहले हमने देख लिया था कि भाई इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ कैसा कैसा रिलेशंस था। हमने रिलेशंस भी अलग अलग कंट्रीज के साथ ऑब्वियसली ऊपर के लेक्चर्स में देख लिए थे। कुछ कंट्रीज के साथ बच गई थी, तो उनको हम देखने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ कैसी कैसी रिलेशंस रही और श्रीलंका में अंदर की तरफ कैसे रिलेशंस रही, यानी श्रीलंका में के अंदर कैसे रहा। ऑब्वियसली श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री टच करती है रामेश्वरम के थ्रू। बहुत ही पतला सा रास्ता जाता है। रामेश्वरम वही इलाका है जहाँ पे अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थ प्लेस है वो। तो पाक स्ट्रेट के थ्रू बॉर्डर टच करता है इंडिया का श्रीलंका के साथ। वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ का सिविल वॉर बहुत ही ज़्यादा डिफेम्ड है। वहाँ हुआ क्या कि श्रीलंका में दो कम्युनिटीज़ मेन रहती है। एक कम्युनिटी जिसको वहाँ का लोकल माना जाता है, दो है तो दोनों लोकल के, लेकिन वो लोग मानते हैं कि हम यहाँ लोकल के हैं। तो एक है वहाँ पे सिन्हाला, तो मेजॉरिटी है सिन्हाला, सिन्हालाज हैं। और दूसरे वहाँ जो हैं वो है तमिल्स। तो ये तमिल्स हैं जो ये कहते हैं कि इंडियन के माइग्रेंट्स हैं, ये इंडिया से आ रखे हैं और यहाँ श्रीलंका में रह रहे हैं। तो यानी 1948 में इनको इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद से तो यहाँ चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी फिर से मोनार्क सिस्टम आ गया हो और ये चला गया हो आपका डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है। तो यहाँ पे फिर लोग कहने लगे सिन्हाला वाले, कि सिन्हाला वाले कहने लगे कि ऐसा है यार कि हम मेनली हम बिलोंग करते हैं श्रीलंका से, तो सारी जो यहाँ की रिसोर्सेज हैं सारी चीज़ें वो हमें मिलनी चाहिए, किसको, सिन्हाला को मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें कोई भी शेयरिंग तमिल्स की नहीं होनी चाहिए। लेकिन तमिलियन जो है वहाँ के, उनका जो है डिमांड कि भाई ऐसा नहीं, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और हमें एक अलग कंट्री की डिमांड है, हमें एक अलग कंट्री दे दो आप श्रीलंका के अंदर। इसमें चल करके कई सारे वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप कह लो या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो अपने नेशनलिज्म के लिए होते हैं, वो पैदा होते हैं वहाँ पे। तो बोला है 1983 के आगे से कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निकलती है, जिसमें आप कुछ यहाँ पे देखो नाम दे रहा है, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिले इलाम। ये जिसको एलटीटी है ना कहते हैं, ये फाइट कर रही थी किस चीज़ के लिए, अपने स्ट्रगल के लिए, कि भाई हमें क्या है एक अलग सा स्टेट चाहिए, एक अलग सी कंट्री चाहिए, है ना। उसका नाम इन्होंने बोला कि तमिल ए इलाम रहेगा उसका नाम, है ना। तो मुझे अलग से एक ऐसी कंट्री चाहिए। तो मेनली ये जो एलटीटी ग्रुप थी ये किधर को कंट्रोल करती थी, तो जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है उसको कंट्रोल करती थी। मान लो यहाँ से आ रहा है और ऐसे करके श्रीलंका ऐसे आता है और इंडिया ऐसे करके रहता है और इंडिया ऊपर है। तो नॉर्थ मतलब नॉर्थ ये हो गया, ईस्टर्न मतलब ये करीबन कुछ ऐसा पार्ट मान लो। तो इसको वो कंट्रोल करती थी। तो यहाँ पे वो मांग रहे थे भैया हमें अलग से एक कंट्री दे दो। अब इस प्रेशर में इंडिया भी आ गया, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के लोग, ये तमिल वाले थे, इनको अफेक्ट किया जा रहा था। इसलिए यहाँ पे लोकल लोगों ने यहाँ पे प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया आप भी जा करके वहाँ पे इंटरवीन करो। तो इसमें क्या होता है कि इंडिया जाती है 1987 में डायरेक्टली, और वहाँ पे श्रीलंका में ये इन्वॉल्व होती है, इंटरवीन करती है इस पूरे मैटर में। और वहाँ पे जा करके होता क्या है कि एक तरीके से हस्तक्षेप करना जब शुरू करती है, तो यहाँ के जो वहाँ के जो तमिलियंस होते हैं उनके साथ इनका क्या है कि आमना सामना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विथ एलटीटी। एलटीटी के साथ एक फाइट भी होती है। तो ये किसके अंडर होता है, देखो, इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। तो ये यहाँ पे एक पीस ट्रीटी काइंड ऑफ अकॉर्ड यहाँ पे साइन होती है, जिसमें ये रहता है भाई श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ साइन होती है कि भैया हमारे तरफ से आर्मी वगैरह आएगी, एयरफोर्स वगैरह आएगी, और वो वहाँ पे पीस कीपिंग का काम करेगी और वो समझाने का भी काम करेगी, बाकी आपको हेल्प भी करेगी। लेकिन जब ऐसा होता है तो होता क्या है कि यहाँ पे जो एलटीटी के साथ तो झगड़ा हो रहा था, लेकिन वहाँ के जो लोकल श्रीलंकन्स थे उन लोगों के माइंड में भी आ रहा था कि यार इंडिया जो है वो बार बार इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है जो श्रीलंका का इंटरनल अफेयर है उसमें। तो इसमें तो यार इंडिया का कहीं से फायदा नहीं हो रहा है। तमिलियंस जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन दोनों इनका घाटा ही हो रहा है।
तो इन्होंने क्या करा, इन 1989 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग ऑब्जेक्ट। तो 1989 में देखो पुल आउट कर लिया गया था, है ना। तो ये गए कब थे, तो ये गए थे 1987 में, करीबन 2 साल तक चला, लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट निकला नहीं, क्योंकि इन्हें इन्हें दिखा कि कोई सपोर्ट हमें कर ही नहीं रहा है। तो फिर वो वापस आ गए। अब इसमें कहा जाता है कि ये क्राइसिस जब चल रही थी तो उसके साथ साथ बहुत सारे और पार्टीज भी थी जो इनको साथ ही साथ क्या कर रही थी, मतलब इस चीज को पीस में लाने में इनको हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे बता रखा है कि सबसे बड़ा रोल आप कुछ और कंट्रीज का देख सकते हो, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपके एग्जैक्टली 3 कंट्रीज से मिल करके ये बनी हुई होती है, जिसमें आपका आता है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एस से आप स्वीडन मान सकते हो, एन से आप सॉरी डी से आप डेनमार्क मान सकते हो, है ना, और एन से आप नॉर्वे को मान सकते हो। तो मान लो कि ये स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, तो ये 3 कंट्रीज मिलकर के मेनली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हम इन्हें कहते हैं। जनरली लोग छुट्टी वगैरह मनाने जाते हैं तो उधर की तरफ में चले जाया करते हैं। तो ये कंट्रीज भी थे क्या थी कि वहां पे कंटिन्यूसली उनके बीच में नेगोशिएशन कराने में हेल्प कर रही थी और अपना एक रोल निभा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये सारे कन्फ्लिक्ट के बावजूद ऐसा नहीं था कि वो लोग जो है वो इकोनॉमिकली डाउन हो रहे थे। उनके यहाँ इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही थी। और यहाँ पे कहा जाता है कि श्रीलंका जो था वो वन वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज था जिसने सक्सेसफुली क्या कंट्रोल की थी, अपनी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, यानी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा ग्रो ना करे इसको उसने कंट्रोल किया। उसके साथ साथ बता रहा है ये पहली कंट्री थी जिसने लिबरलाइज, मतलब कंट्री इन द रीजन, इस रीजन में जिसने लिबरलाइज ऑफ द इकोनॉमी को अपने पास क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। जैसे आप देखते हो कि इंडिया में भी एलपीजी आती है, लिबरलाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आती है, लेकिन इनके यहाँ काफ़ी पहले आ जाती है। साथ ही साथ इन्होंने अपने पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करा था। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये है, इस कंट्री के पास आती है और यहाँ रहने वाले 10 लोग हैं, यानी हर एक बंदे पे कितने रुपए जाते हैं, 10 रुपए जाते हैं। लेकिन कोई दूसरी कंट्री है, वहाँ मान लीजिए 1,000 रुपये आती है, लेकिन लेने वाले कितने लोग हैं, तो मान लीजिए 500 लोग हैं। तो एक लोगों को मुश्किल से, है ना, बहुत ही कम पैसे आएगा इन कंपेरिजन टू दिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पर कैपिटा ज्यादा है, यहाँ पर एक पर्सन को क्या है, 10 रुपए मिल रहा है, और यहाँ एक एक पर्सन को मुश्किल से 2 रुपए मिल रहा है, तो ये बहुत ही कम हुआ। तो पर कैपिटा पे ये वर्क ज़्यादा करना स्टार्ट करें। तो वहाँ पे सिविल वॉर भी चल रही थी, उसके साथ साथ इनका डेवलपमेंट भी चल रहा था। अब दूसरा कन्फ्लिक्ट देखते हैं इंडिया का, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। आज के दिन में आप देखोगे तो सबसे बड़े, आप अगर देखो, अगर 3 सबसे बड़े कन्फ्लिक्ट देखो जो होते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली होते रहते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया पाकिस्तान का, होते ही रहता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो इस समय चल भी रहा है ना, इसराइल और पैलेस्तीन का चलते रहता है ना। और तीसरा अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का। तो ये 3 जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफेम्ड है, ये अक्सर ही चलते रहते हैं, हमेशा ही चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात पे ये चलते ही रहते हैं बात, तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं कभी। और इन सारी जगहों पे ही, ज़्यादा जगहों पे बाउंड्री डिस्प्यूट ही है, हर जगह पे जहाँ पे भी फाइट होता है उसमें मेन सबसे जगह पे, सारी जगहों पे बाउंड्री डिस्प्यूट ही हर जगह रहता है ना। तो इंडिया पाकिस्तान में भी क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो कहते हैं जैसे कोल्ड कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो अब कहीं पे कोई दिक्कतें बची ही नहीं, दिक्कतें अभी भी हर जगह चल रही थी। तो यहाँ कहते हैं कि इंडिया में देखो क्या दिक्कतें चल रही हैं, जैसे जैसे पार्टीशन खत्म हुआ, पार्टीशन इन द सेंस कि 1947-48 में पार्टीशन का काम चल रहा था, 47 में आज़ादी मिली, उसके बाद से 47-48 तक पार्टीशन आपका चला। उस बीच में क्या है कि कश्मीर को लेकर के, ये तो आप सभी को पता होगा, कश्मीर को लेकर के इस पे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो कश्मीर को लेकर के, उस स्टोरी पे हालांकि नहीं जाएंगे, ओवरऑल हम देखेंगे कि कश्मीर को लेकर के यहाँ कन्फ्लिक्ट हमेशा बना हुआ था। कुछ पार्ट जो था वो अब मतलब बाद में जब यहाँ से गए अंग्रेज, तो उन्होंने ये रूल यहाँ पे एक तरीके का ऑफर लाया था कि जो स्टेट चाहे वो इंडिया में मिल जाए, जो चाहे वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो चाहे तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट, है ना, सॉवरेन स्टेट बनाए रख सकते हैं, प्रिंसली स्टेट की तरीके से। तो कश्मीर पहले वैसा था, लेकिन फिर बाद में इंडिया का इंडिया क्या हो गया, इंडिया के पास आ गया। तो वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कुछ एरिया क्लेम करती है कि ये कश्मीर जो है वो हमें बिलोंग करता है, इंडिया क्लेम करता है कि हमें बिलोंग करता है। पाकिस्तान वालों ने पीओके का एरिया थोड़ा सा कब्जा रखा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो इंडिया के पास तो पूरा है ना। तो ये इसको लेकर के हमेशा ही क्या है कि दिक्कतें चलती रहती है। तो देखा गया कि 47-48 में भी क्या हुआ, इसके लिए लेकर के वॉर होता है। फिर 1965 फेल्ड टू सेटल द मैटर, 65 में भी वॉर हुआ ही था, आपने पढ़ा है ना। 65 और 71 में भी वॉर हुआ था। तो 65 में फिर वॉर होता है, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आता है।
47-48 में क्या होता है कि पाकिस्तान प्रोविंसेस इस तरीके से बढ़ जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ पार्ट इंडिया के पास रहती है, कुछ पार्ट क्या है पाकिस्तान के पास चली जाती है। इस बीच में यहाँ पे बनता है क्या, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर से होता हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल बनता है। लेकिन उसको भी लेकर के डिस्प्यूट है कि क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर ये पूरा एरिया है, इसमें से अगर ऐसा लाइन बना दिया गया तो इसको लेकर के डिस्प्यूट रहेगा कि मान लीजिए ये लाइन इधर आ गई है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पाकिस्तान कहेगा ये एरिया मुझे बिलोंग करता है, ये कहेगा मुझे बिलोंग करता है। तो यही डिस्प्यूट हर बड़ी कंट्रीज में है, जिनके पास बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर के दिक्कतें चलती हैं। और अगर वहाँ पे अगर वाटर वगैरह आ गया तब तो वो डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो कश्मीर को लेकर के इनके बीच में हमेशा ही कन्फ्लिक्ट होते रहा है। हम देखते हैं कश्मीर को के अलावा कुछ स्ट्रैटेजिक इश्यूज भी हैं जिनको लेकर के भी हमेशा इश्यूज बनती रही हैं इनके बीच में, जिसमें एक बड़ा नाम आता है सियाचिन ग्लेशियर का। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम है यहाँ, एक सियाचिन ग्लेशियर और एक एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। इन दोनों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हम दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है इश्यूज बनी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर एक स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि ये एक हाइट पे है, एक बहुत ही हाइट पे है। यहाँ मान लीजिए पाकिस्तान है, यहाँ पे है ना इंडिया है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया का कंट्रोल है। यहाँ चाइना भी है, तो ये मान लीजिए यहाँ चाइना आ रहा है, यहाँ ऐसा वो यहाँ चाइना आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान आ रहा है, तो सियाचिन ग्लेशियर इनके बीच में एक बैरियर की तरीके से इन्हें यहाँ पे मिलने नहीं देता है। और साथ ही साथ ये हाइट पे है तो ये दोनों को कंट्रोल कर सकता है इस तरीके से। तो ये स्ट्रैटेजिकली, हालांकि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पैसों का यहाँ लॉस होता है, बहुत ही ज़्यादा इसे संभाले रखने में पैसे जाते हैं, लेकिन दो क्या है स्ट्रैटेजी वाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण से इस पे कब्जा किए हुए है ना, और हमेशा ही कब्जा इस पे रहता है। तो इसको लेकर के फाइट वगैरह भी हो चुकी है, आप अगर देखोगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियोज भी इसके रिलेटेड मिलेंगे। दूसरा बात है एक्विजिशन ऑफ आर्म्स की, कंटिन्यूसली इन दोनों पे क्लेम होते रहता है। इंडिया कंटिन्यूसली पाकिस्तान पे ये क्लेम करता है, और ऑब्वियसली है कि ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं वेपन्स को प्रोवाइड कराते रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ क्या है टू कंट्रीज एज्यूम अ न्यू कैरेक्टर विद बोथ स्टेट एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स टू डिलीवर सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। कि भाई क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इस समय सुन रहे होंगे कि यहाँ पे खालिस्तानी इश्यूज चलती हैं, तो प्रो खालिस्तानी मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ऐसे यहाँ पे आपका इंडिया का पोर्शन चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ यहाँ कहीं आकर के आपका यहाँ पे पंजाब आता है। तो पंजाब को क्या है कि ये कंटिन्यूसली प्रो खालिस्तानी इश्यूज को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं कि इनको आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, है ना। तो ये इंडिया का क्लेम है। और यहाँ पे क्या है सिंध और बलोचिस्तान में क्या है पाकिस्तान बटा हुआ है। तो ये कहते हैं कि इनके बीच में इश्यूज बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली क्या करते हैं इंडिया, पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता है कि इंडिया क्या करता है उनको आर्म्स प्रोवाइड करता है अगेंस्ट में। तो ये सारे इश्यूज हमेशा चलते रहते हैं यहाँ पे, जैसा अभी भी देखने को हमें यहाँ मिल रहा है कि इस समय इसराइल और फलस्तीन में गाजा स्ट्रिप पे फाइट चल रही है। तो गाजा स्ट्रिप को कंटिन्यूसली कहा जाता है कि ईरान जो है वो वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करते रहता है ताकि वो इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे, है ना। तो ऐसी चीजें भी वहाँ हर जगह होती रहती है। यहाँ कहा जाता है 1998 में इंडिया क्या करता है एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है पोखरण में, और जिसपे मूवी भी बनी हुई जॉन अब्राहम की। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद पांचवी कंट्री बन जाती है, पांचवी सॉरी छठी कंट्री बन जाती है। मैं इस पे श्योर नहीं हूँ ये पांचवी या छठी थी, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से छठी कंट्रीज थी जो इंडिया बन जाती है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाती है। उसके 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि चाइना के हेल्प से चगाई हिल्स पे पाकिस्तान ने भी अपने पास क्या कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाता है। तो दोनों ही कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर वेपन इन दोनों ही कंट्रीज के पास है। अगली चीज जो मैंने आपको बताई यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब कई सारे इश्यूज हैं जिसपे ये कहा जाता है कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान इंडिया को कहता है कि ये वेपन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। और कंटिन्यूसली इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में टेरर बढ़ाने के लिए वो प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसमें आपको कश्मीरी मिलिटेंट्स को कंटिन्यूसली ये ट्रेनिंग और आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, कौन पाकिस्तान के लोग। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि स्पाई एजेंसीज हैं जैसे आईएसआई, इस पे ये आरोप लगते रहा है कंटिन्यूसली कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये क्या है कई सारे ऐसे कैंपेन्स वगैरह भी करते हैं जिसमें क्या है कि वो प्रोवोकेशन का काम करते हैं, वो एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स को क्रिएट करने का वो काम करते रहते हैं। तो ऐसे भी एलिगेशंस कंटिन्यूसली एक दूसरे पे लगते रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कह रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिंध और बलूचिस्तान में ये ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, इसका वो क्लेम करता है। लेकिन इसके साथ देखने को मिलता है कि इन इश्यूज के साथ साथ एक और बहुत ही बड़ी इशू थी, जो थी इंडस वाटर ट्रीटी की इशू, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका है ना ऐसे करके ये पूरा है ना इंडिया का रीजन है ऐसा, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसे पाकिस्तान का रीजन ऐसे नीचे तक जाता है।
और इंडस वाटर जो आप जानते हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हिंदी में सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी सुना होगा, तो वो वही सिविलाइजेशन थी जो इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी। तो वो कुछ यहाँ से देखिए चलती है और ऐसे ऐसे करके वो, और छोटा सा पार्ट इंडिया में रहता है लेकिन बहुत ही बड़ा पार्ट पाकिस्तान में जाता है और ऐसे जाकर के गिर जाती है। लेकिन हाइट पे तो यहाँ है, और पानी हमेशा हाई हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे ही जाती है। यानी अगर इंडिया चाहे तो इसका रास्ता जो है वो डेविएट करके वो इंडिया में ही ऐसे इसे फ्लो करा सकता है, क्योंकि इंडिया में भी कई जगह पे पानी की ज़रूरत है, तो हरियाणा पंजाब इन सारे एरियाज में वो प्रोवाइड करा सकता है। तो इसका हमेशा पाकिस्तान को डर है, क्योंकि सबसे बड़ी रिवर वहाँ के लिए यही है। और अगर ऐसा इंडिया करता है तो पाकिस्तान हमेशा ही पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएगा। तो इसको लेकर के वो बड़ा ही चिंतित था। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से एक ट्रीटी साइन करी जाती है जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया गया था कि इतना पार्ट इंडिया यूज़ करेगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे फ्यूचर में कभी नहीं होगा कि इंडिया इस तरीके से कर ले। ऐसी कई सारी चीज़ें रहती हैं। इसीलिए जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमेशा बात ऐसी आती रहती है कि यार इनका जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ो, क्योंकि इन लोगों ने भी कई सारी ट्रीटीज तोड़ी हैं, और इनको अब क्या है, वाटर वगैरह प्रोवाइड कराना अब बंद करो, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें हमेशा आती रहती है। दूसरा एक और बॉर्डर का इश्यूज के अलावा एक और डिमार्केशन का इशू है, एक तरीके से बॉर्डर का ही इशू हुआ। ये है सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ एरिया में। कुछ पार्ट को इंडिया कहता है कि इनके हमारे हमारा है ये, और वो कहता है पाकिस्तान कि ये हमारा है। मैं आपको इसको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ये बहुत ही क्लियर इमेज नहीं है लेकिन थोड़ा आइडिया आपको इससे लग जाएगा। ये पाकिस्तान का एरिया है और ये आपका इंडिया का एरिया आ रहा है। ये देखो आप, ये पूरा गुजरात है, ये पूरा गुजरात आपको देखने को मिल रहा है। गुजरात का जो एंड पॉइंट है, जैसे गुजरात जो जाता है वो आपको एक बार ऐसे को देखने को मिलेगा, जैसे ऐसे मैप बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके दो बनता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है। तो ये वाला जो एरिया आता है वो रन ऑफ कच्छ में एरिया आता है, वो एरिया आपको दिखा रहा है। यहाँ पे देखो डिमार्केशन, मतलब दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री यहाँ बनी हुई है। यही जो एरिया है इसे, ये एरिया जो है इसे कह रहे हैं कि ये सर क्रीक का लाइन है, ये ग्रीन लाइन है। इस पे लेकर के इश्यूज है, क्योंकि यहाँ से देखो वाटर भी जा रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्या है कि वेपन वगैरह का, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह की चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत सारी और चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसलिए हमेशा इन दोनों कंट्रीज में क्या है, हमेशा ये दिक्कतें बनी रहती है कि ये किससे बिलोंग करता है। तो इसका भी इशू जो है वो कंटिन्यूसली लेकर के चलते रहता है। अब बात करते हैं, अब हमने पर्टिकुलर कंट्रीज की तो पूरी बात कर ली, किन किन कंट्रीज के साथ जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ स्पेसिफिकली कैसा इशू चलती है। अब ये अगला टॉपिक आपको बताता है कि इंडिया और इसके नेबर्स के साथ टोटल टोटल ओवरऑल कैसे रिलेशंस हैं, तो ओवरऑल मिलकर के बनाएगा। जैसे बता रहा है बांग्लादेश के साथ कई सारे इश्यूज हैं। इश्यूज में सबसे बड़ा आता है कि भाई रिवर का इशू रहता ही रहता है हर जगह पे। तो गंगा है जिसका बांग्लादेश में जाकर के नाम हो जाता है पद्मा रिवर। तो मैंने आपको पहले के स्लाइड में बता रखा कि किस तरीके से इंडिया का गंगा रिवर का को लेकर के इशू है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश इस मतलब इस उसमें है, प्रॉब्लम में है, सोचता है कि कहीं गंगा जो रिवर बांग्लादेश से होकर के जाती है, कहीं इंडिया उसे रूट चेंज कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ चाइना से होते हुए और ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया से होते हुए और ये आकर के बांग्लादेश में जाती है। और गंगा रिवर जो है वो यहाँ से होते हुए आपका उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके प्रयागराज और इन सब से होते हुए और जा करके इधर जाती है। तो ये इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ चाहे इंडिया तो इसको रोक करके और अपने एरिया में यूज़ कर सकता है, तो ये इसका डर है। दूसरा यहाँ पे भी चाहे तो इंडिया रोक सकता है। तो इन सब को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर रहती है बांग्लादेश, और इस पे लेकर के कभी ना कभी डिस्प्यूट होते रहता है। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि कई सारी और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडिया ये कहता है कि बांग्लादेश जो है वो कंटिन्यूसली इलीगल इमिग्रेशन को हेल्प करता है, और इंडिया में क्या है कि इन्फ्लिट्रेटर्स और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग कंटिन्यूसली आते रहते हैं। जैसे अगर आप 1971 के बाद कंटिन्यूसली देखोगे तो इंडिया में आते रहते हैं, जिसको लेकर के, है ना, ये एनपीआर और ये सारी एनसीआर वगैरह, सॉरी एनपीआर वगैरह की चीज़ें जो अभी रूल आई थी, है ना। तो उसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा कंसर्न रहती है। आपको अक्सर ये सुनने में आता रहता होगा कि वेस्ट बंगाल में कई सारे जो हैं वो बाहर के माइग्रेंट्स जो हैं वो बसे हुए हैं। तो कंटिन्यूसली ऐसा देखा जाता है कि बांग्लादेश से लोग जो हैं वो इंडिया की तरफ आते रहते हैं, जो रजिस्टर्ड है ही नहीं, जिनको अलाउड है ही नहीं। दो यहाँ पे बताया गया है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे एंटर करने के लिए, अगर ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड वगैरह, सॉरी ये ऐसा मानते हैं कि इन आने की जाने के लिए कोई यहाँ पे प्रॉपर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ताकि इनके बीच में क्या है, लोगों को रोज़गार वगैरह बढ़े और ये अच्छे इन दोनों के साथ क्या हो, रिलेशंस हो। लेकिन इसका कई बार मिसयूज़ भी होते रहा है हमेशा हमेशा के साथ।
अगला कहता है कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि म्यांमार के साथ यहाँ पे बता रहा है कि म्यांमार से कई लोग जो है वो जिसको रोहिंग्याज कहते हैं, तो रोहिंग्याज एंटर कर रहे हैं इंडिया में, वो बांग्लादेश के थ्रू ही एंटर कर रहे हैं और ये भी कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमेशा इनको बांग्लादेश, मैंने बताया कि बांग्लादेश हमेशा इस चीज़ को लेकर के कंसर्न रहता है। वो कहता है कि इंडिया कंटिन्यूसली उसे क्या करता है, बुली करता है। बुली किस चीज़ को लेकर के करता है, तो कई सारे जो रीजनल ये जो वाटर रिवर वाटर्स हैं इनको लेकर के उनको क्या करता है, ये बुली करता है ना? ऐसी चीज़ें उन्हें कहने को हमेशा मिलती है। लेकिन ये कहते हैं कि ऑब्वियसली इंडिया बांग्लादेश में इश्यूज है, लेकिन इसको लेकर के इनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बहुत सारे साइन होते रहते हैं और आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस को भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करी जाती हैं, है ना? अभी रिसेंट के इंडेक्स में अगर आप देखो तो बांग्लादेश इवन इंडिया से ज़्यादा प्रॉस्परस माना जाता है। प्रॉस्परस इन द सेंस कि एक पर्सन पे जो पैसे हैं वो आप एक तरीके से देखोगे तो बांग्लादेश में कहे जाते हैं कि वो ज़्यादा है ना? तो एक तरीके से बांग्लादेश को ज़्यादा प्रॉस्परस इस समय माना जा रहा है। तो अब यहाँ देखा जाता है कि अब देखो, यहाँ कह रहा है कि नेपाल और इंडिया, अब अगली बात आती है नेपाल और इंडिया के बीच में। नेपाल और इंडिया कहता है कि एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है कि ज़्यादातर नेपाल में हिंदूज ही हैं और बहुत पशुपतिनाथ का टेम्पल आप देखोगे जिसको इंडियंस बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं, है ना? और इंडिया में जो आप देखोगे कि अभी महाकुंभ हुआ था तो नेपाल से कई लोग आते हैं, तो ये आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। इनके बीच में कहा जा रही है अ ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज अलाउ द सिटीजंस ऑफ द टू कंट्रीज टू ट्रैवल टू एंड वर्क इन अदर कंट्रीज विदाउट वीजा। इनके बीच में कोई वीजा ऑब्वियसली नहीं रिक्वायर्ड होता है। बहुत ही आसान है नेपाल से पाकिस्तान में आना। अगर आप गोरखपुर वगैरह का रीजन देखोगे तो जो यूपी ईस्ट में पड़ता है, वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाउंड्री है नेपाल और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे नेपाल, यहाँ पाकिस्तान और आराम से लोग आते जाते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज आती नहीं है। तो कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि दोनों के बीच में रिलेशंस हमेशा कैसे रहे, अच्छे बने रहे, और एक फ्रेंडली कंट्री में आता है नेपाल हमारे पास। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ऑफ द टू कंट्रीज हैव हैड ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट। कुछ ना कुछ ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आपको पहले के समय में देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि कहते हैं कि चाइना जो है वो तो कंटिन्यूसली प्रोवोक करता रहता है नेपाल को इंडिया के अगेंस्ट में। दूसरी चीज़ यहाँ कह रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी सी द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट। ये कहा जाता है कि जो माओइस्ट मूवमेंट है वो नेपाल में हो रहा होता है, और नेपाल से क्या है वो इंडियन रीजन्स में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है, और अभी आप कई सारे रीजन्स में उड़ीसा और कई सारे रीजन में आप सुन रहे होंगे कि झारखंड वगैरह के एरिया में ऐसा नक्सलाइट मूवमेंट होते रहते हैं। तो ये चीज़ें कहता है कि वो ज़्यादातर किधर की तरफ से हैं, वो नेपाल की तरफ से आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि नक्सलाइट ग्रुप इन वेरियस इंडियन स्टेट फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ। तो बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश तक ये इशू बहुत ही ज़्यादा है कि नक्सलाइट मूवमेंट्स कई सारी चीज़ चलती रहती है। ऐसा मानना है कि नेपाल से ही ये चीज़ें होकर के कंटिन्यूसली आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है इंडियन गवर्नमेंट इंटरफियर्स इन इट्स इंटरनल अफेयर। ये ऐसा नेपाल का कहना है। नेपाल क्या इंडिया के ऊपर आरोप लगाती है कि इनके इंटरनल अफेयर में इंडिया हमेशा इंटरवीन करता है। दूसरी चीज़ है हैज़ डिज़ाइन ऑन इट्स रिवर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कहा जाता है कि कई सारे, आप अगर काला पानी का एरिया भी देखोगे जो अभी डिस्प्यूट में रहा है, तो कहा जाता है कि यहाँ पे भी एक बाउंड्री बाउंड्री डिस्प्यूट रही है। यहाँ कहते हैं नेपाल वाले कि आप हमारे रिवर वाटर पे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज बना रखे हो जिसपे हमें बहुत ज़्यादा पानी मिल नहीं पाता है, और इससे हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ऑब्वियसली नेपाल जो है वो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब ओवरऑल किसी बड़े समुंदर या सी से इसका कोई कुछ बाउंड्री टच होता नहीं है। इस कारण से इसको पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो इंडिया थोड़ा सा उस पर क्या है कि अपना अधिकार दिखा रहा है और उसको कम शेयर कर रहा है, ऐसा उनका कहना हमेशा होता है। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि ऐसे इश्यूज के साथ के बावजूद भी हमारे बीच में जो ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स है, ये कई सारी चीज़ों में कई तरीके से फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो कंसोलिडेशन एक तरीके से नेपाल और इंडिया दोनों का हो रहा है, और इन दोनों में ही डेमोक्रेसी अब आ चुकी है, तो उसको एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करी जा रही है। आगे कहता है द डिफिकल्टीज इन द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। अब तीसरी कंट्री के बारे में भी बात कर रहा है, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि ये अब देखो ओवरऑल सारे कंट्रीज के साथ ओवरऑल रिलेशंस बता रहा है कि किस तरीके से है। तो हमने देख लिया बांग्लादेश के साथ, हमने देख लिया कुछ म्यांमार के एरिया के साथ, है ना? यहाँ पे कुछ फिर से बता रहा है किसके साथ, श्रीलंका के साथ। ये बोल रहा है कि कई सारे एथनिक कन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इंडिया लीडर्स जो है, अभी म्यांमार का हालांकि हम आगे देखेंगे, इंडियन लीडर्स एंड सिटीजन्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल। यहाँ कहा जा रहा है जब इन 1985 के टाइम पे
क्या था, इंडिया क्या था वो क्या, देखो हुआ क्या कि 84 में जो इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उनका डेथ हो गया था, असैसिनेशन हो गया था। तो उसी के बाद राजीव गांधी जी आए थे, और 85 87 इस समय पे कौन थे, राजीव गांधी जी ही थे, है ना। और इसी से रिलेशन है कि इन अंतिम में असैसिनेशन राजीव गांधी जी का भी हो जाता है, शायद 92 में होता है। तो वहां पे ये ही लोग रहते हैं, इनका यही गुस्सा रहता है कि तमिल पे बहुत ज्यादा इन्होंने अटैक करा था, और उस समय चुनाव चल रहा होता है इंडिया, मतलब चुनाव आने वाले रहते हैं, तो ये क्या है, प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं राजीव गांधी जी। तो इन लोगों का रहता है कि अगर फिर से राजीव गांधी जी जो अगर वो इंडिया में एज अ प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, तो वो तमिलियंस पे क्या है, वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर देंगे और तमिलियंस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ इश्यूज रहता है, इस कारण से इनके ऊपर अटैक कराया जाता है। तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि हमेशा ही तमिल जो है वो मतलब श्रीलंका जो है वो कई सारे इश्यूज को लेकर के हमेशा गुस्सा रहते हैं। उनका कहना रहता है कि 1987 में जब ज़रूरत ही नहीं थी, तो इंडिया को इंटरवीन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इनका इस चीज़ को भी लेकर के गुस्सा रहता है, जिस पे एक पॉलिसी बनती है, पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। मतलब हम कोई आपके अपने इंटरनल काम में कोई हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो ऐसी पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट बनती है इंडिया श्रीलंका के बीच में, और इंडिया क्या है कि फिर वापस चला जाता है 87 में, जो हमने ऑलरेडी देखा। फिर इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है कि बहुत ही कम आने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगेंगी या फिर नहीं ही लगेंगी, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। तो और साथ ही साथ जब सुनामी आई थी श्रीलंका को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करी थी, तो उस समय पे इंडिया कई सारे हेल्प वगैरह और रिकंस्ट्रक्शंस वगैरह में हेल्प करा था। देखो कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री का ऐसा फ्री में हेल्प करता है नहीं, फ्यूचर का कुछ ना कुछ फायदा रहता है वो, और सबसे बड़ा इकोनॉमिक फायदा रहता है उसको लेकर के करता रहता है। ये किसी भी कंट्री के साथ है, तो यहाँ पे भी हर कंट्री का अपना बेनिफिट था। इंडिया को भी ये था कि भाई चाइना जो है वो कंटिन्यूसली जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है, तो इंडिया को कंटिन्यूसली उनकी हेल्प करती रहनी चली पड़ेगी, ताकि बाकी कंट्रीज को ऐसा लगे कि इंडिया उनके साथ है, और चाइना पे उन्हें डिपेंडेंट होने की पूरी तरीके से ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से इंडिया भी करता है, जैसे इस समय भी जब कोविड वगैरह की चीज़ें आई तो वैक्सीनेशन पे सभी को फ्रीली हेल्प कर रहा था। अब इंडिया खुद ही दिक्कत में पड़ गया तो लोग चाइना के पास जा रहे हैं। अगर इंडिया दिक्कत में सेकंड वेव में नहीं आया होता, तो कई सारे लोग इंडिया पे डिपेंडेंट होते और इंडिया का रिलेशंस कईयों के साथ बहुत ही अच्छा हो जाता। तो ये एक हमारी तरफ एक थोड़ा सा चूक हुई हमसे। अगली बात क्या था कि इंडिया अगली बात किसके साथ, भूटान के साथ कह रहा है कि भूटान के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हमेशा एंजॉय करते रहा है, और कोई भी बड़ा कोई मेजर कन्फ्लिक्ट आपको भूटान के साथ देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा देखने को मिला द एफर्ट मेड बाय भूटानीज मोनार्क टू वीड आउट द गोरिल्लाज एंड मिलिटेंट। हमेशा गोरिल्लाज, गोरिल्ला वॉरफेयर आपने सुना होगा, या मिलिटेंट को नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से ऑपरेट आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हमेशा आपका म्यांमार क्या करते रहा है, सॉरी भूटान क्या है करते रहा है हेल्प। साथ ही साथ भूटान के साथ हमारा बहुत ही बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो साइन हैं, हम एक साथ मिलकर के करते हैं, और कई सारे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा हो गया भूटान के साथ। अगली कंट्री है वो है मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में बात करता है कि देखो हुआ क्या, इंडिया ने 1988 में जब कुछ तमिल मर्सिनरीज ने क्या है श्रीलंका से अटैक किया था, किसमें, मालदीव्स पे। तो 1988 में मालदीव्स पे अटैक होता है, तो इंडिया की एयरफोर्स और नेवी उसको प्रॉम्प्टली उस पर क्या करती है, रिएक्ट करती है, और जा करके उस इन्वेजन को क्या करती है, हेल्प, वो इन्वेजन को क्या करती है, वो रोकती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये एक पीस कीपिंग एक तरीके से ट्रीटी रहती है कि भाई आसपास में क्या है कि भाई जहाँ पे भी दिक्कत होगी हम आके आके हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे हेल्प वगैरह करी जाती है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ और सारे रिलेशंस एक तरीके से बड़े अच्छे होते रहते हैं, और यहाँ पे आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा कि इंडिया से कई सारे मतलब बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है इसको, मालदीव्स को। हालाँकि कुछ ही एरियाज़ हैं जो अच्छे टूरिस्ट स्पॉट में गिने जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे इंटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या यहाँ से इंडिया से अगर लोग जाते हैं घूमने वगैरह, तो मालदीव मालदीव में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक तरीके से टूरिज़्म का चीज़ें मानी जाती है। तो यहाँ देखो टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया से कंटिन्यूअसली वहाँ लोग जाते रहते हैं। आपको देखने को ये मिलेगा कि ये कह रहा है कि इंडिया का हमेशा आसपास के लोगों के साथ इश्यूज रही हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का रहा है, बाकी कंट्रीज का बाकियों के साथ भी रहा है। यहाँ पे इश्यूज बताई गई हैं, लेकिन बहुत ही सारे आपस के कंट्रीज में क्या है कि इंस्टेबिलिटी के साथ साथ लोगों को हेल्प भी करी जाती है, एक दूसरे को हमेशा ही क्या करते हैं, वो हेल्प करते रहते हैं, है ना। देखने को मिलता है यहाँ पे कि कह रहा है नॉट ऑल कन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स।
कई सारे और कंट्रीज हैं जिनका आपस में हमेशा इश्यूज रहता है। नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश एंड म्यांमार have had disagreements in the past over the migrants of the ethnic Nepalis into Bhutan and Rohingyas into Myanmar। ये बोल रहा है कि ये देखो इन सभी का आपस में भी इश्यूज है, हमेशा ही इश्यूज रहती हैं। तो कई सारी चीज़ों को लेकर के आपस में लोगों का इश्यूज रहता है, और ये इश्यूज तो हमेशा ही चलती रहती हैं। जब भाई आप एक बड़ा कंट्री संभाल रहे हो, लोगों के साथ बॉर्डर, इतने सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर इश्यूज वो बॉर्डर शेयर कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ लेकर के आपको दिक्कतें आती रहेंगी, और उनको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते रहा जाता है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। फाइनली अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा पीस एंड कोऑपरेशन, है ना। देखो क्या है कि हमें क्या है कि सभी के बीच में पीस बना करके रखना पड़ेगा, अंतिम में यही होगा। वरना सब के पास इस समय देखो इंडिया के पास भी है, इनके पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है, सब न्यूक्लियर वेपन है सभी के पास। अब सभी झगड़ा करने लगेंगे तो उसके बाद से एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन कहीं डाल दें। न्यूक्लियर वेपन अगर नहीं डालते हैं तो सिंपल भी अगर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं तो कंटिन्यूअसली लोगों का, आम लोगों का, कहते हैं ना कि जब दो हाथियां लड़ाई करती हैं तो हमेशा लॉस होता है किसका, जो घास है जिसके ऊपर लड़ाइयाँ कर रही हैं उसका हमेशा लॉस होता है। यानी दो बड़ी कंट्री जब जब भी झगड़े करेंगे आपस में तो जो आम नागरिक है उनका लॉस होगा। इंडिया को सैंक्शन लगा देगा पाकिस्तान पे कि भाई आपके प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं आ सकते, तो वहाँ की फैक्ट्रीज का लॉस होगा। पाकिस्तान भी उसके अगेंस्ट में ऐसा करेगा तो इंडिया का लॉस होगा। तो पीस और कोऑपरेशन तो एक रिक्वायर्ड है कंट्रीज के बीच में। इसी को लेकर के सार्क बनाया जाता है। सार्क क्या है, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको पता है अफगानिस्तान को लेते हुए जिसके जिसके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, जैसे हो गया नेपाल, भूटान, है ना, और इसके साथ साथ हो गया आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, है ना, पाकिस्तान। इन सभी के को मिला करके बनती है क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो इन सभी को मिला करके क्या बनती है आपकी शार्क कंट्रीज बनती है। तो ये क्या है, इनके बीच में एक कोऑपरेशन रहे। सिर्फ इसको देखो, ये जो कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए रहता है, मतलब देखो हमारे बीच में एक प्रॉपर एक तरीके से एग्रीमेंट या चीज़ों को लेकर के जब भी डिस्प्यूट रहेगा तो हम सार्क समिट होती है, सार्क समिट में आएंगे और उसमें अपने डिस्प्यूट को रखेंगे और उसको ले करके आपस में हम बात करेंगे, ताकि हम सभी का आपस में क्या है कि मल्टीलैटरलिज्म रहे और सभी का एक तरीके से क्या है डेवलपमेंट होता रहे। तो ये मेनली आया 1985 में। इन लोगों ने सार्क मेंबर्स ने साइन करा क्या, कि आपस में क्या होगा कि एक फ्री ट्रेड भी होती रहेगी हमारे बीच में। क्योंकि सार्क बहुत ज़्यादा मतलब इनके बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहीं कुछ। पाकिस्तान दिक्कतें करता था, तो मेन तो दिक्कतें पाकिस्तान ही करता रहा हमेशा। तो इसको लेकर के, क्योंकि इनका मानना था कि इसके थ्रू इंडिया क्या कर रहा है कि बाकियों पे धीरे धीरे करके डोमिनेट कर जाएगा, तो इनका ये मानना था। तो इसको लेकर के फिर बाद में इनके बीच में एक फ्री ट्रेड साइन हुई सार्क मेंबर्स को लेकर के। इसमें क्या था कि हम आपस में फ्री ट्रेड जोन को शेयर करेंगे, या तो बहुत ही कम हमारे पे टैक्सेस रहेंगी या तो टैक्सेस नहीं रहेगी बहुत सारे गुड्स पे। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। यहाँ पे क्या है कि द एग्रीमेंट वो साइंड। अब ये जो फ्री ट्रेड वाला था, जैसे सार्क कंट्री कब बनी थी, तो सार्क कंट्री आपको देखने को मिलता है 1985 में आई। लेकिन आपको देखने को मिलता है साफ्ता कब हुई, तो साफ्ता को कहता है ये बनी आपकी 2004 में, और इफेक्ट में कब आई, 1 जनवरी 2006 में, है ना। इस पे था क्या कि मेनली मैंने जो बताया आपको, लोअर ट्रेड टैरिफ रहेगा, जैसे 20% तक बनाया गया था, 2007 में रहेगा। तो कुछ चीज़ों पे नहीं भी रहता था, है ना, ट्रेड वगैरह का टैक्स वगैरह कुछ नहीं रहता था। इससे सभी को फायदा हुआ। सभी को फायदा कैसे हुआ कि लोगों के बीच में टेंशन वगैरह कम हुई और ट्रेड को बढ़ावा मिला। भाई यहाँ से अगर कोई चीज़ आ रही है वो 100 रुपए की है, और ये क्या कर देंगे, इंडिया से जा रही है और बांग्लादेश वालों ने क्या कर दिया कि यहाँ पे हम लगाएंगे इस पे 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी 140 की। अब मान लीजिए आपका एक अमूल बटर है, वो 140 का यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे दूसरा ही बटर है वो सिर्फ मिल रहा है, इन पे कोई इम्पोर्ट नहीं लग रही, 100 रुपए की मिल रही है। तो इनको हमेशा क्या है, लॉस होगा। लेकिन बांग्लादेश को भी लॉस क्या होगा कि इसमें क्वालिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी, और ये हमेशा कभी भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की लोकल लेवल पे कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही कम हो चुका है। इसके कारण से ये भी कभी अपने क्वालिटी पे वर्क नहीं करेंगे, तो लॉस बांग्लादेश का भी ओवरऑल होते रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को हटा करके देखिए, यहाँ पे अगर 20% ही लाते हैं तो ये 140 की जगह फिर 120 रुपये ही रहेगा, तो तब भी एक तरीके से कंपेरेटिवली वैल्यू रहेगी। तो इससे क्या है कि लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि लाओ भाई इसको यूज़ करते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, तो ये भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को सोच करके उसको बनाया गया था। अब कहा जाता है कि देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस हमेशा कन्फ्लिक्ट वाले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपस में कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते हैं, कोई हम क्या है कि ट्रीटी वगैरह नहीं करते हैं और ट्रेड वगैरह नहीं करते हैं। हम कई सारे ट्रेड करते हैं,
और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जाता है कि इतना हमारे बीच में कोलैबोरेशन रहा कि 1991 के बाद दोनों ही कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से है ना बूस्ट करी है। कई सारे यहाँ बता रहा है कि नंबर ऑफ बसेस हमेशा चलनी चलनी शुरू हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। दिल्ली से लेकर के लाहौर तक हमारी है ना बसेस वगैरह भी चली हैं बीच में। तो कई सारे ट्रेन वगैरह भी चलते थे जिससे लोगों के बीच में क्या है ना आपस में एक दूसरे की तरफ जाना आसान रहे और लोगों के बीच में क्या है टेंशन वगैरह हमेशा कम रहे। तो ऐसी चीजें भी हमेशा चलती आई हैं। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि जो चाइना है वो हमेशा प्रोवोकेशंस करते रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कही है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे साउथ एशियन पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। इसमें क्या है कि उन्होंने हमेशा इंटरवीन करने की कोशिश करी है। यूएसए को बताया जाता है कि इंडिया के साथ भी उसके रिलेशंस ठीक रहे, पाकिस्तान के साथ भी हमेशा रिलेशंस ठीक रहे। और इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि पहले तो इकोनॉमी नियरली बहुत ही कम थी। आई कैन नॉट राइट नाउ पुट द एग्जैक्ट फिगर, बट स्टिल इट वाज वेरी वेरी लो। बट आफ्टर 1991 व्हाट हैपेंड दैट इट गॉट अ रैपिड इम्पीटस इन द इकोनॉमिक ट्रेड, है ना, कि बहुत ही अचानक से ट्रेड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया इसी सारे जो आपस में रिलेशंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए, है ना। अब देखा जाता है कि जब यहाँ पे फिर इंडिया में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर बाद में आते हैं तो वो और इन सारी चीज़ों पे जोर देते हैं नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि उनका कहना था ऑब्वियसली कि आप कभी पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। तो पड़ोसी कंट्रीज के साथ वो रिलेशन हमेशा इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है कि आपस में क्या है कि इकोनॉमिक रिलेशंस को और साथ ही साथ और सारे रिलेशंस को भी इंप्रूव करने के लिए मान लीजिए स्ट्रैटेजिक आपको हमेशा ही ज़रूरत दूसरे से पड़ेगी। इंडिया को अगर मान लीजिए कि इंडिया अगर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जाना है तो आपको पाकिस्तान होते हुए जाना ही पड़ेगा, है ना। तो दूसरा भी तरीका है कि घूम करके जाओ तो उससे बहुत ही ज़्यादा लॉस पड़ेगा। तो इससे अच्छा रिलेशंस अच्छे रखो, क्योंकि इनको टैक्स मिलते रहेगा। आपका क्या है कि एरोप्लेन जब इनके ऊपर से जाएगा तो पाकिस्तान को टैक्स मिलेगा, इससे इनका फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है कि हमें क्या है इतना लंबा अगर हम ट्रैवल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, उससे लॉस होगा। इससे अच्छा है कि इनके ऊपर से चले जाएँ, तो हमें भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे जाने में हमें मान लीजिए 200 रुपये लग रहे थे, ऐसे जाने में हमें 100 ही रुपये लग रहे होंगे। 100 रुपये में अगर 20 रुपये इनको हम टैक्स भी दे देंगे तो अभी भी हमें 120 रुपये टोटल लग रहे होंगे। तो यहाँ पे टिकट्स भी सस्ती होंगी, इन्हें भी फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ों में देखिए स्ट्रैटेजिक भी आपको अपने स्ट्रैटेजिक नेबरिंग कंट्री से क्या है रिलेशंस अच्छी बनाए रखनी पड़ती हैं। ये ओवरऑल इस चैप्टर में कहा गया है ना। होपफुली ये पूरा चैप्टर जो था वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिससे आपको ये समझने में मिलेगा कि इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं। दो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा 1 2 3 4 साल पहले की चीज़ों तक ही लिख रखी है चीज़ें, लेकिन दो अभी भी चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन इससे ओवरऑल आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये रिलेशंस डिपेंड करती हैं और जिनके कारण से कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, है ना। तो ये एक अच्छा चैप्टर था। अगले चैप्टर में हम और इनको लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने नॉलेज को इन्हांस करो, चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा गूगल करो। जैसे सर ट्रीक मैंने बताया तो उनको जा करके और ज़्यादा गूगल करो, कब कब कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप अपने माइंड में चीज़ों को चलाओ। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगी कि आपकी जो इंक्यूजिटिविटी है इन चीज़ों को लेकर के वो और ज़्यादा बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो आप उन चीज़ों को और ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे और इंटरेस्ट बढ़ने के साथ चैप्टर आपका आसान होते जाएगा हर सारा। सो होपफुली चीज़ें ठीक थी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके।